हर पल कुछ होने का इंतजार था देवराज चौहान को। लंच का वक्त हो गया था, परंतु कुछ भी नहीं हुआ था। आखिरकार देवराज चौहान ने होटल से बाहर निकलने की सोची कि किसी अच्छी जगह लंच लेगा और बाहर के माहौल का भी जायजा ले लेगा। उस आदमी ने अगर उसके पास पुलिस वालों को भेजना होता तो कब का भेज चुका होता। स्पष्ट था कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, फोन की घंटी बजी उठी। हेलो। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। वही आवाज थी। देवराज चौहान की आंखों में कठोरता आ गई। मैंने ये जानने के लिए फोन किया है तुम्हें कि हो सकता है तुम्हें अकल आ गई हो, मेरी बात मानने की तैयारी कर ली हो। कानों में पड़ने वाला स्वर सख्त था। एक बात का जवाब मैं बार बार नहीं देता। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। बेवकूफी मत करो, समझदारी से काम लो। और तुम जैसे घटिया इंसान हमदर्दी दिखाता अच्छा नहीं लगता। मतलब कि पक्का फैसला कर चुके हो खुद को मुसीबत में डालने का? हाँ। ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर मैं एक शर्त पर तुम्हारा कहना मान सकता हूं। देवराज चौहान ने एकाएक कहा। कैसी शर्त? सामने आकर बात करो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए व्यस्त रहने वाले इस तरह खामखा किसी के पीछे नहीं पड़ जाते। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। और तुम तो बहुत घटिया इंसान लगते हो। ठीक है, ऐसा ही सही। तो अब तय रहा कि तुम अपना करोगे और मैं अपनी। हाँ। देवराज चौहान के दांत पिच गए। तो फिर भुगतना अब। दूसरी तरफ से दरिंदगी भरे स्वर में कहने के साथ ही रिसीवर रख दिया गया। होंठ भींचे देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। जाने क्यों उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि जल्दी ही कुछ होने वाला है। सिगरेट सुलगाकर कश लेने के बाद देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। होटल से बाहर आकर देवराज चौहान ने पार्किंग में खड़ी अपनी कार संभाली और आगे बढ़ा दी। उसकी पैनी सतर्क निगाहें हर तरफ की पहरेदारी में व्यस्त हो चुकी थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान एक रेस्टोरेंट में लंच लेने में व्यस्त था। 1 घंटा पहले वो अपने होटल से निकला था और 45 मिनट की खामखा की ड्राइविंग करके देवराज चौहान ने इस बात को जान लिया था कि काले रंग की एक कार बराबर उसका पीछा कर रही है और उस कार में 2 व्यक्ति मौजूद हैं। पीछे आने वाली पीछे आने वाली कार ने खुद को छिपाने की कोई खास कोशिश नहीं की थी। उस कार के कुछ फासले पर होने की वजह से वो कार में बैठे व्यक्तियों के चेहरे भी देख पाया था। उन दोनों को अच्छी तरह से देखने के लिए ही देवराज चौहान ने कार को इस रेस्टोरेंट की पार्किंग में ला रोका था और भीतर लंच लेने लगा था। उसे पूरा विश्वास था कि पीछे की कार वाले भी भीतर आएंगे, लेकिन उसका लंच समाप्ति पर था और पीछे लगे व्यक्ति भीतर नहीं आए। देवराज चौहान को यह बात अजीब लगी कि वो उसके पीछे भीतर क्यों नहीं आए। देवराज चौहान को इस वक्त सबसे ज्यादा चुभन इसलिए हो रही थी कि उसका रिवॉल्वर खाली है। हालात ऐसे थे कि इस वक्त उसका हथियारबंद होना लाजमी था और उस वक्त उसे इतनी मोहलत नहीं दे रहा और वक्त उसे इतनी मोहलत नहीं दे रहा था कि कहीं से रिवॉल्वर की गोलियों का इंतजाम कर पाए। लंच समाप्त करके बिल पे करके देवराज चौहान रेस्टोरेंट से बाहर निकला। मध्यम सी धूप फैली हुई थी। अपनी कार पर निगाह मारकर देवराज चौहान ने हर तरफ निगाह दौड़ाई तो कुछ दूरी पर खड़ी काली कार उसे नजर आई। उसमें बैठे दोनों आदमियों की झलक मिली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और क्षणिक सोच के बाद वो काली कार की तरफ बढ़ गया। इस तरह कार की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। देवराज चौहान काली कार के पास पहुंचकर ठिठका, झुका और उन दोनों को देखा। वो दोनों शांत भाव से देवराज चौहान को देखने लगे। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं आए थे। चेहरे से वो बदमाश नहीं तो शरीफ भी नहीं लग रहे थे। देवराज चौहान ने कश लिया। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग भी भीतर आकर लंच करोगे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। दोनों की तीखी नजरें देवराज चौहान पर थी।
अगर पेमेंट की कोई दिक्कत थी तो वो मैं दे देता। ये बात हमें पहले मालूम होती तो हम तुम्हारे साथ ही लंच करते। अब लंच ले लो। तुम पर नजर रखनी है, जो कि लंच से ज्यादा जरूरी है। देवराज चांद के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। क्या करोगे मुझ पर नजर रखकर? कोई ठीक मौका देखकर तुम्हारी जान लेनी है, एक ने सख्त स्वर में कहा। मौका तो यहां भी बहुत बढ़िया है। तुम यहां पर बहुत लोग हैं। वैसे भी तुम्हें शूट करने की हमें कोई जल्दी नहीं है। दूसरे ने अपने सिर पर हाथ फेरकर कठोर स्वर में कहा। क्योंकि हमारी नजरों में अब तुम मर ही चुके हो। अगले ही पल देवराज चांद ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और हाथ भीतर करके रिवॉल्वर की नाल ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की छाती पर रख दी। दोनों शांत निगाहों से देवराज चांद को देखते रहे। अब तुम लोग मेरे निशाने पर हो, देवराज चांद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ वो कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है, ये सब करा रहा है। उन दोनों की निगाहें आपस में मिली। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी छाती पर लगी नाल को हाथ से पकड़कर पीछे किया और शांत स्वर में कह उठा। खाली हथियार नहीं चला करते सुरेंद्र पाल साहब। आप कितने पानी में हैं हमें मालूम है। आपकी एक एक हरकत हमारी नजर में है। अभी तक आपको हथियार भरने का मौका नहीं मिला है। ठीक कहते हो। देवराज चाहन ने होंठ सिकोड़कर रिवॉल्वर जेब में रखी। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि हथियार हथियार ही होता है, बेशक वो खाली ही क्यों ना हो। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो खाली हथियारों से जंग जीतते हैं। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे व्यक्ति की आवाज में ठंडक आ गई थी। हमारे हथियार। हथियार किसे कहते हैं? हथियारों का मतलब जानते हो? देवराज चांद के होंठ बिछ गए थे। दोनों ने मौत की सी निगाहों से देवराज चांद को देखा। निकाल कर दिखाएं कि हथियार किसे कहते हैं। अगर यही हथियार निकाला तो तुम्हें मरना भी पड़ेगा। इसका मतलब तुम जानते नहीं कि हथियार किसे कहते हैं। देवराज चांद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। वक्त मिला तो हथियार का मतलब तुम दोनों को अवश्य समझाऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चांद पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चांद इस वक्त खुद को घिरा पा रहा था। हथियारबंद लोग इस तरह उसके पीछे लगे रहे तो कभी भी उसे शूट कर सकते थे। चाहते तो अभी भी शूट कर देते। दोनों वास्तव में बहुत खतरनाक लग रहे थे। वो ऐसे लोगों में से महसूस हो रहे थे जो जिस काम के लिए निकलते हैं उसे पूरा करके ही आते हैं। इनकी नजरों से बचना जरूरी था। देवराज चांद ने तय किया कि कार को तेज भगाकर इनसे पीछा छुड़ाने की चेष्टा करेगा। अगर ये दोनों इसी तरह पीछे रहे तो वो खुलकर कुछ नहीं कर पाएगा। देवराज चांद को कार की तरफ बढ़ते पाकर दोनों की मौन निगाहें मिली। अब ये कार में बैठेगा, एक ने गहरी सांस लेकर कहा। देर किस बात की है, यहीं खत्म करो इसे। पहले वाले ने कार का डैशबोर्ड खोला और रिमोट कंट्रोल निकालकर हाथ में ले लिया। उसकी खतरनाक निगाह देवराज चांद पर थी जो अपनी कार के पास पहुंचने जा रहा था। जब ये कार में अच्छी तरह बैठ जाए तब बटन दबाना, तभी तभी बटन दबाना, बचना नहीं चाहिए। नहीं बच सकेगा। बहुत पावरफुल बम रखा है कार में। वो ऐसी 4 कारों को उड़ाकर रख देगा। अगला दृश्य। देवराज चाहन अभी कार से 10 कदम दूर था कि तभी तेजी से चलता हुआ एक आदमी उसके पास पहुंचा। उसके हाथ में बिना सुलगाई सिगरेट थी। उस आदमी को इस तरह सामने आया पाकर देवराज चांद को रुकना पड़ गया। माचिस होगी आपके पास? देवराज चांद ने उंगली में फंसी सिगरेट उसकी तरफ बढ़ा दी। उस आदमी ने सिगरेट से अपनी सिगरेट सुलगाई और सिगरेट वापस थमाता हुआ बोला, तुम्हारी जान खतरे में है। उससे सिगरेट वापस थामते देवराज चांद के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। क्या? 2 पलों के लिए जैसे देवराज चांद कुछ समझ नहीं सका। तुम्हारी कार में बम लगाया जा चुका है।
उस व्यक्ति ने कश लेकर गंभीर स्वर में कहा। वो बम कार का दरवाजा खोलने पर भी फट सकता है, कार स्टार्ट करते समय भी, फिर रास्ते में भी, कहीं कहीं भी। तुम्हारी कार के साथ तुम्हें भी उड़ा देगा। देवराज चांद ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारी जान लेने वाले उस काली कार में हैं जिनसे तुम बात कर रहे थे। मेरे सामने उन्होंने तुम्हारी कार में बम लगाया है, उसने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चांद खुद को अजीब सी स्थिति में महसूस कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम कौन हो? देवराज चांद ने शब्दों को चबाकर पूछा। कुछ देर के लिए मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। इतना जानो कि अब जब से तुम इन लोगों के फेर में पड़े हो तब से उदयवीर साहब की निगाहों में हो। और उदयवीर? इस वक्त ज्यादा मत पूछो, उसने गंभीर स्वर में कहा। उदयवीर साहब ने कहा था कि जब तुम पूरी तरह खतरे में से घिर जाओ तभी तुम्हें बचाया जाए, और अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है। बचना चाहते हो तो मेरे पीछे कुछ कदम दूर नीली कार खड़ी है, भागकर उसमें चले जाओ। तुम्हें बचता पाकर वो दोनों गोलियां भी चला सकते हैं। देवराज चांद ने कश लिया और सिगरेट एक तरफ उछाल दिया। जो मेरे पीछे हैं उन लोगों के बारे में जानते हो? उदयवीर साहब इस बात का जवाब दे सकेंगे। देवराज चांद के माथे पर बल पड़ गए। जल्दी करो वरना वह समझ जाएंगे कि कोई गड़बड़ है, उसके स्वर में बेचैनी थी। मेरे बारे में क्या जानते हो? देवराज चांद ने उसकी आंखों में झांका। वो हिचकिचाया। जवाब दो, ये तुम्हारा आखिरी सवाल होना चाहिए। जवाब दो, तुम देवराज चौहान हो? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। वो समझ गया कि बीतते वक्त के साथ खेल गहरा होता जा रहा है और असल मामला उससे बहुत दूर है। लेकिन एक नाम तो उसके सामने आया, उदयवीर का, जो कि उसे देवराज चौहान के रूप में पहचानता है, जबकि पीछे पड़े लोग उसे सुरेंद्र पाल के नाम से जानते हैं। अगले ही पल देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और तेज तेज कदमों से नीली कार की तरफ बढ़ता चला गया। वो आदमी भी मुड़ा और कार की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। काली कार में बैठे दोनों व्यक्तियों ने यह सब देखा तो उनके दांत भिज गए। सारा खेल बिगड़ गया। वो कौन है जो उसे दूसरी कार की तरफ ले गया? उसका कोई साथी होगा, लेकिन हमें तो बताया गया है कि इस शहर में उसका कोई साथी नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूं? जवाब देने की अपेक्षा उसने रिवॉल्वर निकाली और कार में बैठने जा रहे देवराज चांद का निशाना लेने की कोशिश की तो दूसरे ने उसका रिवॉल्वर वाला हाथ परे कर दिया। गोली चलाने की गलती मत करना, यहां बहुत लोग हैं। परवाह नहीं, मैं उसे। ये मत भूलो कि इस वक्त वो अकेला नहीं है, उसके साथ जो होगा देखा जाएगा। तुम बीच में मत आओ, मैं उसकी जान लेकर ही। ऐसा मत करो, सब्र से काम लो। इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुछ मत करो, उसने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। उनके पीछे चलते हैं, जहां मौका लगेगा सुरेंद्र पाल को साफ कर देंगे। कहने के साथ ही उसने हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया तो दूसरे ही पल देवराज चौहान वाली कार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर वो टुकड़े दूर दूर तक गिरने लगे। विस्फोट के धमाके की वजह से कुछ पलों तक कानों को सुनाई देना बंद हो गया था। तभी काली कार स्टार्ट हुई और बारूदी धूल में गुजरती हुई उस तरफ बढ़ गई जिस तरफ वो नीली कार गई थी, जिसमें देवराज चौहान था। अगला दृश्य। सूट पहने सख्त सा लगने वाला इंसान नीली कार ड्राइव कर रहा था। देवराज चौहान दूसरे व्यक्ति के साथ कार के पीछे वाली सीट पर बैठा था। कुछ पल पूर्व ही देवराज चौहान ने अपनी कार को तीव्र विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरते देखा था। देवराज चौहान के होंठ भिज गए थे, चेहरा सुलग उठा, आंखों में दरिंदगी उभरी। देखा तुमने? उसके साथ बैठा व्यक्ति शांत स्वर में बोला। कार की तरह तुम्हारे शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाने थे अगर मैं वक्त पर तुम्हें ना बचाता।
या फिर तुम मेरी बात मानकर इस कार में ना आ जाते। भिजे होंठों से देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। कार तेजी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? कर्ण सिंह। उदयवीर कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? और मेरे बारे में तुम लोग? इस बारे में उदयवीर साहब से ही बात कर लेना, उनके पास ही चल रहे हैं। देवराज चौहान ने कश लेते हुए उस पर निगाह मारी। तुम्हें उदयवीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से तुम्हारी जान बची। वो लोग हैं कौन जो मेरी जान के पीछे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब उदयवीर साहब ही देंगे। मेरा जितना काम था मैंने कर दिया। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि कार ड्राइव करने वाला कह उठा। कर्ण? हाँ। वो काली कार हमारे पीछे है। देवराज चौहान और कर्ण की नजरें पीछे घूमी। पीछे आने वाले ट्रैफिक में काली कार भी नजर आई। लगता है कार वाले आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्ण सिंह का स्वर सख्त हो उठा। क्या किया जाए? यहां भीड़ भाड़ है, पीछे वाली कार को साइड में ले चल, जहां पुलिस का खतरा ना हो। कर्ण सिंह ने दांत भींचकर खतरनाक लहजे में कहा। कार चलाने वाले ने एकाएक कार की रफ्तार बढ़ा दी। देवराज चांद ने पैंट की उस जेब को थपथपाया जहां खाली रिवॉल्वर मौजूद थी। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? देवराज चांद ने कर्ण सिंह से पूछा। है, लेकिन वो मेरे लिए है, कर्ण सिंह ने शांत स्वर में कहा। मेरी रिवॉल्वर खाली है। कोई बात नहीं, हम दोनों के पास रिवॉल्वरें हैं, तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। देवराज चौहान होंठ भींचे पीछे आ रही काली कार को देखने लगा। काली कार भी तेज हो गई है, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कार चलाने वाले ने होंठ भींचकर कठोर स्वर में कहा। कर्ण सिंह ने भी पीछे देखा। ग्रेनेड पड़े हैं तेरे पास? एकाएक कर्ण सिंह गुर्राया। हाँ, 4-5 हैं, लेकिन दे मुझे, मैं उन कुत्तों का पीछे लगा देखना नहीं चाहता। हमें जल्दी उदयवीर साहब के पास पहुंचना है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कर्ण सिंह की आवाज में खतरनाक भाव थे। कार ड्राइव करने वाले ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और नीचे झुकते हुए दूसरा हाथ सीट के नीचे खास हिस्से में डाला और कपड़े का थैला निकालकर पीछे बैठे कर्ण सिंह की तरफ बढ़ाया। कर्ण सिंह ने कर्ण सिंह ने थैला थाम लिया। गिनती कर। कर्ण सिंह ने थैले के बीच हाथ डालकर टटोला, फिर कह उठा। 4 हैं। हाँ, पिछली बार इतने ही बचे थे। कर्ण सिंह ने गर्दन घुमाकर पीछे आ रही काली कार को देखा। देवराज चौहान बेहद शांत ढंग से बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसका हथियार खाली था और ना ही ये लोग उसे कुछ करने दे रहे थे। सारे मामले को खुद ही निपटाना चाहते थे। कार को सड़क के साथ लगती किसी गली में मोड़ लेना। कर्ण सिंह ने गर्दन सीधी करते हुए दांत भींचे। उससे क्या होगा? कार चलाने वाले ने पूछा। बहुत कुछ होगा। कार मोड़ते ही रोक लेना, इन उल्लू के पट्टों का तो मैं नामो निशान मिटाऊंगा। ग्रेनेडों से? हाँ, सालों को कार से निकलने का भी मौका नहीं दूंगा। कर्ण सिंह गुर्राया। अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो, एकाएक देवराज चौहान ने कहा। क्यों? तुम ग्रेनेडों का इस्तेमाल कर रहे हो, रिवॉल्वर का इस्तेमाल? रिवॉल्वर की भी जरूरत पड़ सकती है। कर्ण सिंह ने शांत भाव से उसे देखा। देवराज चौहान, तुम निश्चित होकर बैठे रहो। माना कि तुम हो, लेकिन कम हमें भी मत समझो। जवाब में देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। बोला कुछ नहीं। कर्ण। तभी कार चलाने वाला दांत भींचकर गुर्राया। तैयार? वो सामने सड़क के साथ लगी गली नजर आ रही है, मैं कार उसमें ले रहा हूं। लाला,
कर्ण सिंह दांत भींचकर बोला। कार गली में लेते ही ब्रेक मारना, मुझे फौरन नीचे उतरना है। कहने के साथ ही कर्ण ने ग्रेनेड वाला थैला कसकर पकड़ लिया। देवराज चाहन के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। हो सकता है तुम्हारे ग्रेनेड इस्तेमाल करने से पहले ही वो लोग रिवॉल्वर इस्तेमाल। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। कर्ण सिंह ने दरिंदगी भरे स्वर में देवराज चाहन की बात काटी। आज हो जाए तो जुदा बात है। क्यों लाला? ठीक बोला तू, कार ड्राइव करता लाला ने कड़वे स्वर में कहा। तैयार? देवराज चाहन महसूस कर रहा था कि दोनों ही हिम्मती हैं। सड़क के साथ लगी गली आते ही लाला ने खतरनाक ढंग से स्टीयरिंग घुमा दिया। कार के पहिए जोरों से रगड़ खाते चीखे। पल भर के लिए ऐसा लगा कि जैसे कार उलट जाएगी, लेकिन सब ठीक रहा। तीव्र झटके के साथ कार ने एक गली में प्रवेश किया। ब्रेक लगी। 3 सेकंड के लिए कार रुकने वाली मुद्रा में आई। कर्ण सिंह के लिए इतना ही वक्त बहुत था। उसने दरवाजा खोला और ग्रेनेडों वाला थैला थामे नीचे कूद गया। तीव्र झटके के साथ दरवाजा बंद हो गया और कार आगे बढ़ गई। कर्ण सिंह ने 2 लुढ़कनियां खाई और फिर फौरन संभला। होंठों से गुर्राहट निकली। थैले का मुंह खोला और दोनों हाथों में एक एक ग्रेनेड थामा और उनकी पिन निकालकर दांत में दबा ली। ठीक उसी पल उसके कानों में इंजन की आवाज गूंजी। कर्ण सिंह अचानक ही दरिंदा लगने लगा। दोनों हाथों में ग्रेनेड थामे घुटनों के बल बैठ उसकी सुर्ख निगाहें चंद कदमों के फासले पर नजर आ रही सड़क पर थी। तभी सड़क पर कार नजर आई जो तीव्रता से इसी तरफ मुड़ी थी। मुड़कर कार सीधी हुई ही थी कि कर्ण सिंह ने दाएं हाथ में थाम रखा ग्रेनेड पत्थर की भांति पूरी ताकत से काली कार पर दे मारा। ग्रेनेड सीधा कार के बोनट पर जा लगा। अगले ही पल तीव्र धमाका हुआ और कार का बोनट उड़ता सा नजर आया। पल भर में वो कार धुएं में घिरी नजर आने लगी। इतने में ही कार सीधा रास्ता छोड़कर गली की दीवार से जा टकराई। टकराहट से तीव्र शोर उभरा। ग्रेनेड के विस्फोट के कारण आते जाते लोग सहम कर एक तरफ हो गए। दीवार से टकराकर कार के रुकते ही कर्ण सिंह उछलकर खड़ा हो गया और हाथ में थमा दूसरा ग्रेनेड चंद कदमों के फासले पर मौजूद कार पर दे मारा। लेकिन वो ग्रेनेड कार की खुली खिड़की से भीतर प्रवेश करके एक के सिर से जोरों से टकराया और इसके साथ ही जबरदस्त धमाका हुआ। कार में धुआं फैलता चला गया। कई जगहों से कार टूटी सी नजर आई। कर्ण सिंह समझ गया कि दोनों ही ग्रेनेड बहुत हैं, अब तीसरे की जरूरत नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि काली कार में मौजूद दोनों बदमाश अब तक जिंदा नहीं रहे होंगे। कई लोगों की निगाहें उस पर थी। कर्ण सिंह ने उनकी परवाह न करते हुए थैला उठाया और पलटकर गली में कुछ आगे खड़ी कार के पास पहुंचा। दरवाजा खोलकर भीतर बैठता हुआ बोला, चल लाले। उसके कहने से पहले ही लाला ने कार दौड़ा दी थी। होंठों पर मुस्कान लिए देवराज चौहान कर्ण सिंह को देख रहा था। अगला दृश्य। राणा। उदयवीर। उदयवीर राणा कहते हैं मुझे। कर्ण सिंह और लाला देवराज चौहान को शहर की सीमा पर बनी छोटी सी बस्ती के एक छोटे से मकान पर ले आए थे। देवराज चौहान खामोशी से इसलिए उनके साथ था कि वो मामले को समझना चाहता था। उस मकान पर पहुंचकर कर्ण सिंह ने मोबाइल फोन पर उदयवीर राणा को सारे हालात बताते हुए उस मकान पर आ पहुंचने की खबर दी थी। खबर देने के 1 घंटे बाद ही वो वहां आ पहुंचा था। 45 वर्षीय उदयवीर राणा चुस्त और चालाक नजर आता था। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी जैसे हर अधूरे काम को पूरा करके ही दम लेना चाहता हो। लंबा कद, बदन पर कीमती सूट के अलावा हीरे और सोने की चेन और अंगूठियां पहन रखी थी। छोटे छोटे काले बाल ठीक पीछे की तरफ कर रखे थे। भीतर प्रवेश करते ही मुस्कुराते हुए उसने देवराज चौहान से ये शब्द कहे थे। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? उदयवीर राणा मुस्कुराया। सुरेंद्र पाल या देवराज चौहान? जो तुम्हें पसंद हो। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। वो हौले से हंसा। मुझे तो देवराज चौहान ही पसंद है। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उदयवीर राणा अपना कान मसलता हुआ कह उठा। मेरे ही कारण तुम्हारी जान बची है, वरना उस कार के साथ बम तुम्हें भी उड़ा देता।
देवराज चांद ने मुस्कुराकर सिगरेट सुलगाई। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। देवराज चांद का स्वर शांत था। क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो अपनी मर्जी से, मुझसे बिना पूछे कर रहे हो। ऐसे में जाहिर है कि तुम्हारा भी अपना कोई ना कोई मतलब निकलता होगा। बिना वजह तो ये सब करने से रहे। उदयवीर राणा ने हौले से सिर हिलाया और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तुम ठीक कह रहे हो देवराज चौहान। बिना मतलब तो आजकल कोई सांस भी नहीं लेता। लेकिन सच मानो, अभी तक मैंने तुम्हारे मामले में जो भी किया है बिना मतलब ही किया है। मतलब की बात तो अब आएगी, और वो भी तुम्हारे ऊपर है कि मेरी बात मानते हो या नहीं। मेरी बात पसंद नहीं आएगी तो मेरा मतलब यहीं खत्म हो जाएगा। कश लेता देवराज चौहान उदयवीर राणा को देखे जा रहा था। कर्ण सिंह और लाला लापरवाही भरे अंदाज में कुछ दूर खड़े थे। लाला अपने रिवॉल्वर को रुमाल से चमकाने में व्यस्त था और कर्ण सिंह खुली खिड़की पर खुली खिड़की पर खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था, जबकि उसके कान हो रही बातों पर ही थे। इतनी जल्दी अपने मतलब की बात पर ना आओ, देवराज चौहान ने कहा। पहले मुझे उन बातों का जवाब दे दो जो अभी तक मेरी समझ से बाहर है। उदयवीर राणा ने सिर हिलाते हुए सिगरेट सुलगाई, फिर बोला, ये बात तुम ना भी कहते तो भी मैंने यहीं से बात शुरू करनी थी। मैं जानता हूं कि तुम उलझन में हो कि मैं कौन हूं। मेरे आदमी तुम्हारे पीछे क्यों थे? उन्होंने तुम्हें क्यों बचाया? या फिर वो कौन है जो तुम्हारी जान लेने पर आमादा हो चुका है? उसके आखिरी शब्दों पर देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। सब बताता हूं। वैसे ये इत्तेफाक ही रहा कि तुम मेरी निगाहों में आए और मैंने तुम्हें बतौर देवराज चांद पहचान लिया। जब तुमने होटल के बाहर रात उस युवती को बदमाशों से बचाया तो मैं वहीं था। मैंने सब कुछ देखा। उन बदमाशों में से एक को अच्छी तरह पहचानता था कि वो किसके लिए काम करते हैं। मैं तभी सम, मैं तभी समझ गया कि तुम्हारी खैर नहीं। तुमने इसके काम में दखल दिया है। वो किसी भी सूरत में तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कौन है वो? देवराज चौहान की आवाज सख्त हो उठी। पहले पूरी बात तो सुन लो। उदयवीर राणा ने मुस्कुराकर कश लिया। वैसे मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता, सिर्फ ये देखने के लिए कि अब वो तुम्हारे साथ कैसी हरकत करता है। मैंने अपने दो खास आदमी, कर्ण और लाला, तुम पर नजर रखने के लिए लगा दिए। साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हारी जान को खतरा हो जाए तो तुम्हें हर हाल में बचाया जाए। मुझे बचाने की तुम्हें चिंता क्यों हुई? इसलिए कि तुम देवराज चौहान हो और मेरा फंसा हुआ एक काम तुम निकाल सकते हो। उदयवीर राणा मुस्कुराया। उसने तुम्हारे साथ जो जो भी किया, हर उस बात की जानकारी मुझे मिलती रही। और जब उन लोगों ने तुम्हारी कार में बम लगाया, तुम मरने जा रहे थे, तो मेरे आदमियों ने तुम्हें बचाया और पीछे लगे बदमाशों को भी खत्म कर दिया। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सब कुछ देखा मैंने, मेरे सामने हुआ। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। वो कौन है जो खामखाई मेरे पीछे पड़ गया था? देवराज चौहान ने खामोशी तोड़ी। मैं जानता हूं देवराज चौहान जैसे इंसान इन हालातों से उस इंसान की जर... मैं जानता हूं देवराज चौहान जैसे इंसान को इन हालातों में उस इंसान की जरूरत अवश्य होगी। उदयवीर राणा ने शांत स्वर में कहा। और मैं इसी बात का सौदा तुमसे करना चाहता हूं। क्या मतलब? देवराज चौहान, मैं तुम्हें उसका नाम पता बता सकता हूं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। यहां तक कि मेरे आदमी उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन यह काम ऐसे नहीं होगा। उस इंसान को पाने के बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। उदयवीर राणा बोला। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। ये तुम्हारी शर्त है? हाँ। मैं ना मानूं तो कोई बात नहीं। उदयवीर राणा मुस्कुरा पड़ा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने।
जैसे हम कभी मिले ही नहीं। मैं जानता हूँ उसके बाद तुम उसे ढूंढने की कोशिश अवश्य करोगे जो तुम्हारी जान के पीछे है, लेकिन मेरा दावा है कि तुम उसे कभी भी तलाश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मान लो वो अब हाथ रखकर बैठ जाता है। मान लो वो अब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है तो उसे कैसे ढूंढोगे? नहीं, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। उदयवीर राणा के शब्दों में विश्वास के भाव थे। चाहो तो कोशिश कर सकते हो, इसी मकान में रह लो, जब तक चाहो उसे ढूंढते रहो। जब थक जाओ तब मेरी शर्त मान लेना। देवराज चौहान को लगा कि उदयवीर राणा ठीक कह रहा है। जिस इंसान को जानता पहचानता नहीं, उसका पता ठिकाना पास में नहीं, जिसकी कोई खबर नहीं, उसे वो कैसे तलाश कर पाएगा? ऐसे में उस व्यक्ति को तलाश करने में महीनों भी लग सकते हैं। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बताया तो है मैं। नाम के आगे भी बहुत कुछ होता है। अपने बारे में बताओ। पल भर की खामोशी के बाद उदयवीर राणा कह उठा। मैं एक ही बार में तुम्हारे सामने सारे हालात का खुलासा कर देता हूँ देवराज चौहान। इस शहर के अंडरवर्ल्ड की मौत से भरी दौड़ में कई लोग शामिल हैं। मैं उदयवीर राणा उस दौड़ में शामिल हूँ। वैसे आज की तारीख में अंडरवर्ल्ड का बड़ा मोहनलाल जोगी है। बीते 3 सालों से वो अपनी जगह पर जमा हुआ है और अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। वो अपने पांव इस हद तक मजबूत कर चुका है कि उसे उखाड़ पाना मुश्किल होने लगा है। जबकि मैं उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ, क्योंकि मोहनलाल जोगी की मौत के बाद उसकी जगह लेने की ताकत रखता हूँ मैं। अगर तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे लिए उस मोहनलाल जोगी से लड़ूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। इस शर्त पर मुझे उस आदमी के बारे में नहीं जानना जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। उदयवीर राणा ने सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कह तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इस वक्त मोहनलाल जोगी को मुझसे खतरा है, क्योंकि वह जानता है कि उसे खत्म करने के लिए मैंने अपनी सारी ताकत लगा रखी है। मेरे और उसके आदमियों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं, खून खराबा होता रहता है, लाशें गिरती रहती हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मोहनलाल जोगी मेरी पहुंच से बहुत दूर है। मालूम नहीं कभी मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं। उधर जोगी के आदमी मेरी हत्या के लिए फिरते रहते हैं। जोगी और मेरे बीच मौत का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो कि हम में से किसी एक की मौत के बाद ही रुकेगा, और मैं नहीं चाहता कि मोहनलाल जोगी विजयी रहे और मुझे गोलियों से भून दिया जाए। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुम मेरे बारे में जान गए कि इस शहर में मेरा क्या वजूद है। देवराज चौहान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मोहनलाल जोगी के साथ हो रहे झगड़े में मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे कई काम धंधे चौपट हो चुके हैं। मेरी बहुत बड़ी दौलत लड़ाई में तबाह हो चुकी है। इस वक्त मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं जोगी से लड़ने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे दौलत की कमी पड़ने लगी है। ऐसे में समझदारी यही है कि मैं जोगी के रास्ते से हट जाऊं, शहर छोड़ दूं। लेकिन मेरा अहम मेरे आड़े आ रहा है। मैं हर हाल में जोगी पर जीत पाना चाहता हूं, उसकी जगह लेना चाहता हूं। देवराज चौहान ने कश लिया और बोला, और तुम खुद कह रहे हो कि अब तुम उसकी जगह लेने के काबिल नहीं रहे। हाँ, मैं यही महसूस करता हूँ। ये बात मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। उदयवीर राणा ने गहरी सांस लेकर कहा। और अब हालात ये हैं कि मैं उसकी जगह लेने के लिए खुद को काबिल बनाना चाहता हूँ। इस लड़ाई में मेरे जो धंधे चौपट हुए हैं, जो दौलत मैंने गंवाई है, उसे फिर से पाना चाहता हूँ कि एक बार फिर से पूरे जोर शोर के साथ जोगी से टक्कर लेकर उसे खत्म करके उसकी जगह ले सकूं। देवराज चौहान की निगाहें उदयवीर राणा पर जा टिकी। अगर तुम ये सोचे बैठे हो कि मैं तुम्हारे लिए कहीं से दौलत का इंतजाम करूंगा, कहीं पर डकैती करूंगा,
इसलिए कि तुम उस आदमी के बारे में मुझे बता दो जो मेरी जान लेना चाहता है। तो ये बात मैं किसी भी कीमत पर मानने वाला नहीं हूं। उदयवीर राणा ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। मैं तुम्हें कहीं डकैती करने को नहीं कहूंगा। देवराज चौहान ने कस लिया। मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे लिए जोगी से लड़ो, उसे मारो या खत्म कर दो। इस लड़ाई में मेरा साथ दो, ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जोगी से निपटने का दमखम रखता हूं मैं। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? छोटा सा काम। बोलो। तुम्हारे लिए वो छोटा सा काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। उदयवीर राणा की नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। अगर तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दो, जिसमें कि तुम्हारी सिर्फ एक रात लगेगी, तो मैं उस इंसान के बारे में तुम्हें बता सकता हूं जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी उसे यहीं पर हाजिर कर देंगे। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। अगर मेरी बात मंजूर हो तो आगे बात करूं? उदयवीर राणा बोला। तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो, ये जाने बिना मैं हाँ ना नहीं कर सकता। देवराज चौहान का स्वर शांत और स्थिर था। असल बात जानने के बाद ही जवाब दिया जाता है। उदयवीर राणा ने कुर्सी पर पहलू बदला। मैं दौलत से खाली होता जा रहा हूं। बिना दौलत के मैं आदमी और हथियार नहीं खरीद सकता, और इसके बिना मैं जोगी को मात नहीं दे सकता। इस वक्त मुझे दौलत चाहिए। मतलब कि तुम मुझसे दौलत पाने की सोच रहे हो? नहीं, तुमसे दौलत लेने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। उदयवीर राणा के होंठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी सहायता चाहता हूं, दौलत पाने के लिए। देवराज चौहान उदयवीर राणा को देखता रहा। जो तुम सोच रहे हो, मैं वहीं पर आ रहा हूं कि तुम्हारे दम पर मैं दौलत कैसे पाना चाहता हूं। उदयवीर राणा ने सिर हिलाकर कहा, मेरा दुश्मन मोहनलाल जोगी है और रहेगा भी, जब तक कि वह जिंदा है, और ज्यादा देर मैं उसे जिंदा रहने नहीं दूंगा। कहते हुए राणा के होंठ बिछ गए। अब तुम सुनो। इस बात की मेरे पास पक्की खबर है कि अगले 10 दिनों में किसी दिन जोगी का सोने का ट्रक आ रहा है। दुबई से उसका सोना हिंदुस्तान आ पहुंचा है, जिसे कि ट्रक में भरकर जोगी के पास लाया जा रहा है। सुनने में आया है कि उस सोने से भरे उस ट्रक की एवज में किसी को भारी मात्रा में सुनने में आया है कि उस सोने से भरे ट्रक की एवज में किसी से भारी मात्रा में हथियार खरीदने जा रहा है। मोहनलाल जोगी के पास आदमियों की कमी नहीं है जो कि हथियार चला सकें। ऐसे में उसके पास भारी मात्रा में हथियार पहुंच गए तो जोगी मेरी पहुंच से दूर हो जाएगा। फिर मैं उसे कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मेरी बात सुन रहे हो? हाँ। इस मामले में मैं तुम्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहता हूं देवराज चौहान। एक तीर से दो निशाने कर लेना चाहता हूं। एक तो ये कि जोगी हथियारों को खरीदकर अपनी ताकत ना बढ़ा सके। दूसरे, वो सोने का ट्रक मेरे पास पहुंच जाए, मैं उसका मालिक बन जाऊं। कहते हुए उदयवीर राणा के होंठों में कसाव भर चला। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। समझ गए? राणा ने उसकी आंखों में झांका। हाँ। क्या? तुम चाहते हो कि मैं उस आने वाले सोने के ट्रक को लूटकर तुम्हारे कब्जे में पहुंचा दूं। इससे उस सारे सोने के मालिक तुम बन जाओगे और जोगी को इससे डबल चोट मिलेगी। एक तो सोना उसके हाथ से निकल जाएगा, दूसरे वो उस सोने के दम पर जिन हथियारों का सौदा कर रहा है उन हथियारों को हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ। उदयवीर राणा गुर्रा उठा और उस सोने से हो चुका नुकसान पूरा करके दमखम इकट्ठा करके मोहनलाल जोगी को खत्म करने की कोशिश कर सकूंगा मैं। इस बार तो उसे मैं इस तरह घेर लूंगा कि उसे बचने नहीं दूंगा। देवराज चौहान का चेहरा देवराज चौहान उसका सुर्ख चेहरा देखता रहा।
तुम चुप क्यों हो? मैं चुप नहीं हूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी बातों पर गौर कर रहा हूं। तुम मुझसे सोने का ट्रक लुटवाना चाहते हो, जो कि तुमसे बड़े बदमाश मोहनलाल जोगी का है। हाँ, इस काम के बदले मैं तुम्हारे सामने वो आदमी पेश कर सकता हूं जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। देवराज चौहान खामोश रहा। अगर ये सब कुछ कम लग रहा है तो सोने में से कुछ हिस्सा भी तुम्हें दे सकता हूं। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। अगर मैं हां कर दूं और काम ना पूरा कर सकूं तो? क्या मतलब? मतलब कि जो आदमी मेरी जान लेना चाहता है, उससे तो मैं काम शुरू करने से पहले ही निपटूंगा। बाद में तुम्हारा सोने का ट्रक का काम ना पूरा हुआ तो? उदयवीर राणा ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने सुन रखा है कि तुम जुबान देकर धोखेबाजी नहीं करते। ठीक सुना है, देवराज चौहान ने शांत भाव में सिर हिलाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मेरे मुंह से निकले जो भी मेरे मुंह से निकले वो पूरा हो जाए। हो सकता है कि मैं हाँ कहूं और काम को पूरा ना कर सकूं। बाकी बात ऊपर वाले के हाथ में है। तुम हाँ करो और मोहनलाल जोगी के सोने के ट्रक पर तुम हाँ करो और मोहनलाल जोगी के सोने के ट्रक ट्रक पर लग जाओ कि उस ट्रक को हासिल करके मेरे हवाले करना है। उदयवीर राणा ने गंभीर स्वर में कहा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि काम पूरा हो, बाकी का काम भगवान पूरा कर देगा। देवराज चौहान उदयवीर राणा को देखता रहा। तुम ये काम करने को तैयार हो? हाँ, अगर सिर्फ एक ट्रक को ही हासिल करना है तो ये काम कर दूंगा। गुड। मैं तुम्हें ट्रक के बारे में अभी नहीं, देवराज चौहान ने हाथ उठाकर कहा। मैं समझा नहीं। इस सिलसिले की आगे की बातें बाद में होंगी। पहले मैं अपना काम निपटा लेना चाहता हूं। देवराज चौहान ने उदयवीर राणा को देखा। मुझे उस आदमी का पता ठिकाना चाहिए जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। उससे निपटने के बाद ही तुम्हारे काम की तरफ ध्यान दूंगा। उदयवीर राणा कंधे उचकाकर खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही कर्ण सिंह और लाला सतर्क नजर आने लगे। अच्छी बात है, पहले तुम अपना काम निपटा लो। मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम हर तरफ से फुर्सत पालो, ताकि सोने से भरे ट्रक के बारे में ठंडे दिमाग से सोच सको। कहते हुए उदयवीर राणा के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। याद रखना, अब मेरी जीत और हार तुम्हारे साथ बंध गई है। सोने का ट्रक पा लेते हो तो मैं जोगी से जीत सकूंगा, नहीं तो। देवराज चांद भी उठ खड़ा हुआ। चलें? अभी नहीं, आज का दिन मुझे दे दो, उदयवीर राणा ने कहा, ताकि मैं अच्छी तरह जान सकूं कि तुम्हारा शिकार कहाँ है और किस स्थिति में है, ताकि उसके बाद कल तुम आसानी से अपना काम पूरा कर सको। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। इस जगह पर तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, देवराज चौहान, उदयवीर राणा ने बात खत्म करने वाले लहजे में कहा। फिर मेरे ये दोनों आदमी तुम्हारे पास मुझे यहां पर किसी की जरूरत नहीं है। देवराज चौहान ने राणा की बात काटकर कहा। उदयवीर राणा मुस्कुराया। जैसा तुम ठीक समझो। मैं जानता हूं जरूरत पड़ने पर तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो, तो मैं इन दोनों को साथ ले जाता हूं। कल आऊंगा। वैसे अच्छा यही होगा कि तुम कल तक बाहर ना निकलो। खाने का सामान फ्रिज में है, तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद उदयवीर राणा कर्ण सिंह और लाला के साथ बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। चेहरे पर सोच के भाव थे। अगला दृश्य। उदयवीर राणा अपने शानदार बंगले के खूबसूरत छोटे से बार में से अपना गिलास तैयार किया और घूंट भरकर पलटते हुए अपने से 5 वर्षीय बड़े भाई
धर्मवीर राणा को देखा, जिसके हाथ में पहले से ही गिलास था और वक्त बिताने के खातिर खुद को व्यस्त रखने के लिए कभी कभी दोनों हथेलियों में गिलास फंसाकर उसे घुमाने लगता। धर्मवीर राणा और उदयवीर राणा दोनों मिलकर ही अंडरवर्ल्ड में अपनी बादशाही चलाते थे। दोनों का खौफ अंडरवर्ल्ड पर हावी था। एक हद तक उनकी ही चलती थी, परंतु हद से बाहर निकलते ही अंडरवर्ल्ड के बड़े ही मोहनलाल जोगी के आदमियों से टकराव होना लाजमी हो जाता था। दोनों भाई इस जुगाड़ में थे कि मोहनलाल जोगी को कैसे रास्ते से हटाया जाए। अपनी ढेरों कोशिशों के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके थे। जोगी को लेकर अक्सर दोनों तनाव में आ जाते। उदयवीर राणा ने गिलास खाली करके सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठा। धर्मवीर राणा की नजरें उस पर टिक चुकी थी। क्या सोचता है? धर्मवीर राणा ने चुप्पी तोड़ी। क्या परेशानी है? मैं अभी देवराज चौहान से मिलकर आ रहा हूं। देवराज चौहान से? हाँ, सुबह से तू बिजी था। तेरे को नहीं पता कि क्या हो गुजरा है। क्या हुआ? हुआ तो वही जो हमने सोचा था। उदयवीर राणा के होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। हमारी योजना 100% कामयाब रही। देवराज चौहान पूरी तरह फंस चुका है। धर्मवीर राणा के चेहरे पर भी जहरीली मुस्कान उभरी। काम के लिए तैयार हो गया? हाँ, हो गया। उदयवीर राणा ने कश लेकर बोला। तुमने जो किराए के 2 आदमी उसके पीछे लगाए थे, वो हमारे आदमियों के हाथों मारे जा चुके। कर्ण सिंह ने उन्हें बुरी मौत दी है। देवराज चांद के दिमाग में ठूस ठूस कर मैंने ये बात भर दी है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और उसे इसके हवाले करने के बदले में वो हमारा काम करेगा। वेरी गुड। पूरा मामला बताओ। उदयवीर राणा ने अपने भाई को सारी बात बताई। वेरी गुड। सब कुछ सुनकर धर्मवीर राणा हंसा। फिर अब दिक्कत किस बात की है? देवराज चौहान जोगी का सोने से भरा आने वाला ट्रक हर हाल में अपने कब्जे में करके हमारे हवाले कर देगा और हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जोगी को तगड़ा सबक सिखा सकेंगे। उसी के सोने से हम हथियार खरीद कर उसकी ही बादशाहत को तहस नहस करके रख देंगे। ये तो होगा ही, बात की बात है। उदयवीर राणा ने बेचैनी से कहा। लेकिन अब सबसे बड़ी अड़चन आ गई है कि भाई तेरे को देवराज चौहान के सामने पेश करना पड़ेगा। मेरे को? क्यों? क्योंकि फोन पर तू ही देवराज चौहान से बात करता रहा है। जब तक तेरे को उसके सामने पेश नहीं करूंगा वो जोगी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगा। धर्मवीर राणा अजीब ढंग से हंसा। तेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है उदय। क्यों? किसी को भी खड़ा कर दे उसके सामने, बोल दे यही है वो। भाई, उदयवीर राणा दांत भींच कर कह उठा, वो देवराज चौहान है। उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। किसी को उसके सामने खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें ही उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा। उसने फोन पर मेरा थोबड़ा देखा है क्या? जो तेरे को नहीं देखा भाई, लेकिन तेरी आवाज सुनी है। तेरे को वो आवाज से पहचानेगा। धर्मवीर राणा के होंठ भींच गए। बेवकूफ हो तुम। मैं देवराज चौहान के सामने गया और उसने पहचान लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो फौरन तुम्हारी जान ले लेगा। तो फिर वो, लेकिन चिंता मत करो भाई। मैंने इस बात का भी तोड़ सोच लिया कि देवराज चौहान के गुस्से की आग भी ठंडी हो जाए और तुम्हारी जान भी सलामत रहे। ये कैसे होगा? धर्मवीर राणा के होंठों से निकला। उदयवीर राणा मुस्कुराया। वैसे तो यह काम बहुत कठिन और असंभव है, लेकिन मेरी योजना के मुताबिक ये सब करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उदयवीर राणा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं कल तुम्हें देवराज चौहान के सामने पेश करूंगा। तुम्हारी आवाज सुनकर वो फौरन पहचान जाएगा कि तुम ही वो इंसान हो जो फोन पर उससे बात करते रहे और तुमने ही उसकी जान लेने की कोशिश की। इसके साथ ही यकीनन वो तुम्हारी ठुकाई करेगा। उस ठुकाई को तुमने बर्दाश्त करना होगा।
तुम्हें उससे मार खानी होगी और चीख चीख कर अपने किए की माफी मांगनी होगी, ताकि देवराज चाहन को सब ठीक लगे, किसी बात का शक ना हो। धर्मवीर राणा ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे मार खानी पड़ेगी? कितनी घटिया बात है। आगे सुनते रहो। तुम्हारी ठुकाई करने के बाद यकीनन वो तुम्हें गोली मारेगा। धर्मवीर राणा के माथे पर बल पड़ गए। उदयवीर राणा मुस्कुराया, जहरीली मुस्कान। समझे धर्मवीर, फिर तुम्हें गोली मारी जाएगी। पागल तो नहीं हो गया है तू? और वो गोली मैं मारूंगा, क्योंकि देवराज चाहन के पास खाली हथियार है। या फिर देवराज चाहन मेरे से रिवॉल्वर लेकर तुम्हें गोली मारेगा? धर्मवीर राणा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उदयवीर ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने को कहा। और गोली मारने के लिए जिस रिवॉल्वर का तुम पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें नकली गोलियां होंगी। वही धमाका, वही सब कुछ असली लगेगा, लेकिन तुम्हें गोली नहीं लगेगी। परंतु देवराज चाहन को तुमने दिखाना है कि तुम्हें गोली लगी और तुम मर गए। इसके लिए तुम्हें अंडे के साइज का छोटा सा गुब्बारा के खून से भरा अपनी छाती पर बांधे रखना होगा, और रिवॉल्वर का धमाका होते ही तुम छाती पर हाथ मारकर गुब्बारा फोड़ते ही नीचे गिरोगे, फिर शांत पड़ जाओगे। देवराज चाहन की नजरों में मर जाओगे। धर्मवीर राणा आंखें सिकोड़े से देखता रहा। क्या हुआ? तुम पागल हो गए हो? क्यों? जैसी नौटंकी तुम करने को कह रहे हो, वो जम नहीं रही। देवराज चाहन जैसे इंसान इस ड्रामे के झांसे में नहीं आने वाला। वो ड्रामे को समझ जाएगा। नहीं समझेगा, उदयवीर राणा ने दांत भींच कर कहा। और अगर समझ गया तो उसी वक्त असली रिवॉल्वर से देवराज चाहन को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जोगी से निपटने का कोई और प्लान बनाया जाएगा। उस वक्त पास में और कौन कौन होगा? धर्मवीर राणा ने सोच भरे स्वर में पूछा। कर्ण सिंह और लाला। ठीक है। धर्मवीर राणा के होंठ सिकुड़ गए। ये करके भी देख लेते हैं। जवाब में उदयवीर सिंह जहरीली हंसी हंसकर रह गया। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चाहन सुबह नहा धोकर नाश्ते से फारिग होकर चाय बनाकर हटा ही था कि बाहर कार रुकने की आवाज आई। प्याला थामे किचन से बाहर निकला और कमरे की खिड़की से बाहर आकर देखा। कार में से उदयवीर राणा को उतरते पाकर खिड़की से हटा और चाय का घूंट लेते हुए कुर्सी पर जा बैठा। ठीक तभी उदयवीर राणा ने भीतर प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग, उदयवीर राणा ने मुस्कुराकर कहा। उसे देखते हुए देवराज चाहन ने हौले से सिर हिला दिया। उदयवीर राणा ने जिस्म पर पड़ा कोट उतारा और आगे बढ़कर उसे कुर्सी की पुष्ट पर लटकाता हुआ मुस्कुराकर कह उठा। वैसे तो मैं इस वक्त तक नींद से भी नहीं उठता, कभी कभी अभी भी सोया ही रहता, अगर तुम्हारा मामला ना होता। उदयवीर ने कहा। कल सारा दिन मैं सतवीर सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहा। मेरे आदमी उसकी तलाश में हर तरफ दौड़ते रहे। कौन सतवीर सिंह? वही जो तुम्हारी जान के पीछे है। देवराज चाहन ने घूंट भरा। उदयवीर राणा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी कई कदमों की आवाज गूंजी। दोनों की निगाहें दरवाजे की तरफ गई। देखते ही देखते कर्ण सिंह और लाला ने भीतर प्रवेश किया। उनके बीच धर्मवीर राणा फंसा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, चेहरे पर ठुकाई के निशान थे। उसके कपड़े मैले हो रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। देखने में वो बुरे हाल लग रहा था। देवराज चाहन की आंखें सिकुड़ी। कर्ण सिंह और लाला ने 5-7 गालियां निकालते हुए धर्मवीर राणा को एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। धर्मवीर राणा ने अपने चेहरे पर खौफ भय समेट रखा था, जैसे मौत उसके सिर पर सवार हो। रह रहकर वो सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। उदयवीर उसे देखकर व्यंग भरी हंसी हंसा। कौन है ये? देवराज चाहन ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। तुम्हारा शिकार, उदयवीर राणा ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चाहन के माथे पर बल पड़ गए।
सतवीर सिंह, उदयवीर पुनः बोला, जो तुम्हारी जान के पीछे था, लेकिन अब इसे अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। खुद को ज्यादा ही हवाई चीज समझता है। आधी रात के वक्त एक जगह से इत्तेफाक से ही मेरे आदमियों के हत्थे चढ़ गया। मुझे और क्या चाहिए था? हमें इसको ढूंढकर इसके पास जाना पड़ता, लेकिन अब मैं इसकी गर्दन पकड़कर यहां ले आया। देवराज चौहान पैनी निगाहों से धर्मवीर राणा को देखने लगा। धर्मवीर राणा सूखे होंठों पर जीभ फेर कर गुड़गुड़ाया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो देवराज चौहान। मैं अपनी गलती की एवज में तुम्हें 50 लाख। चुप साले, लाला ने दांत भींचकर कहा और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। धर्मवीर राणा कराह कर रह गया। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती आ गई। धर्मवीर राणा की आवाज सुनते ही वो पहचान गया कि यही आदमी फोन पर उससे बात करता और धमकियां देता था। चाय का प्याला रखकर देवराज चौहान उठा। उसकी तरफ बढ़ा, चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में सुलगन स्पष्ट नजर आ रही थी। प्लीज मुझे कुछ मत कहो, मैं। इसके हाथ खोल दो, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। कर्ण सिंह ने धर्मवीर राणा को बांह से पकड़कर कुर्सी से उठाया और जेब से चाकू निकालकर उसकी कलाई पर बंधी रस्सी को काट दिया। हाथों के आजाद होते ही चेहरे पर भय के भाव समेटे वो फुर्ती के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ा। तभी लाला ने उसकी टांगों में टांग फंसा दी। धर्मवीर राणा लड़खड़ा कर नीचे गिरा। उसके होंठों से चीख निकली। उसी पल लाला ने आगे बढ़कर उसकी कमीज का कॉलर पकड़ा और खड़ा कर दिया। हरामजादे, है जो कुछ भी हो रहा था उसे इस ढंग से किया जा रहा था कि देवराज चौहान को इस बात का एहसास भी न हो सके कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। कर्ण सिंह ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? उसके पास पहुंचकर देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। मैं पागल हो गया था जो मैंने ये सब किया। मैं। तुमने कहा था कि तुम्हें खेल खेलने की आदत है। देवराज चौहान के सर सख्त खतरनाक था। तुम मुझे पुलिस की निगाहों में फंसा चुके हो। इस पर भी तुमने बस नहीं की। मुझे मुसीबत के कुएं में पूरी तरह धकेलने की तैयारी कर रहे थे तुम। मैं माफी मांगता हूं। धर्मवीर राणा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं नहीं जानता था कि तुम देवराज चौहान हो। मालूम होता तो कुछ भी करने का हौसला नहीं करता। साले, उदयवीर राणा गुर्रा उठा। कुत्ते, तेरे जैसा कमीना इंसान सब कुछ कर सकता है। नहीं, मैं। तुमने वो किया, उसके बाद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा। नहीं, मैं। जिंदा छोड़ने का मतलब है आस्तीन में सांप पालना, और ऐसे सांपों को मैंने कभी पसंद नहीं किया। ऐसा मत कहो। एक बार मुझे छोड़ दो। तुम कहोगे तो मैं शहर छोड़कर ही। देवराज चौहान, उदयवीर राणा ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा शिकार तुम्हारे हवाले कर दिया है। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब यह तुम पर है कि तुम इसके साथ क्या सुलूक करते हो। जिंदा छोड़ दो या मार दो। वैसे ऐसों को खत्म कर देना ही ठीक रहता है। देवराज चौहान की निगाहें धर्मवीर राणा पर टिकी रही। धर्मवीर राणा के रंग ढंग ऐसे थे जैसे वो अभी मरना नहीं चाहता। भय, खौफ, कंपन और दयनीय भाव अपने चेहरे और आंखों में भर रखे थे। देवराज चौहान फौरन पलटा और दांत भींचकर कुर्सी की तरफ बढ़ा जहां उदयवीर राणा ने अपना कोट रखा था। पुष्ट पर पड़े कोट के पास पहुंचकर ठिठका देवराज चौहान। उदयवीर की तरफ उसकी पीठ हो चुकी थी। इस कारण 2 पल के लिए उदयवीर न समझ सका कि वो क्या कर रहा है। देवराज चांद थोड़ा सा झुकते हुए दोनों हाथों से कोट की जेबें टटोलने लगा। चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। आंखों में मौत के भाव नाच रहे थे। उदयवीर राणा की समझ में आया कि वो क्या कर रहा है। वो फौरन आगे बढ़ा। क्या कर रहे हो? पास पहुंचते हुए हड़बड़ाया सा उदयवीर राणा कह उठा। उसी पल देवराज चौहान के हाथ 2 रिवॉल्वरों से टकराए। एक कोट की दाईं जेब में पड़ा था और दूसरा बाईं में। उसने दोनों रिवॉल्वरें बाहर निकाली और घूमा।
उसके हाथों में रिवॉल्वर पाकर उदयवीर राणा सकपका उठा। आंखें फाड़े वो बारी बारी दोनों रिवॉल्वरों को देखने लगा। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। देवराज चौहान की मौत से भरी आंखें धर्मवीर राणा पर टिक चुकी थी। धर्मवीर राणा ने देवराज चौहान के दोनों हाथों में रिवॉल्वर देखी तो उसकी आंखों में हकीकत को छूता मौत का साया उभरा। वो फौरन समझ गया कि गड़बड़ हो चुकी है। किस रिवॉल्वर में असली गोलियां हैं, किस में नकली, ये सिर्फ उदयवीर राणा ही जानता था। लेकिन अब उदयवीर राणा भी ये नहीं समझ पा रहा था कि देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वरों में से कौन सी बाईं जेब से निकली है और कौन सी दाईं जेब से। उदयवीर राणा को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों रिवॉल्वरें हूबहू एक जैसी थी। उसे दोनों रिवॉल्वरें अलग अलग डिजाइन की रखनी चाहिए थी ताकि ऐसे किसी बुरे मौके पर नकली गोलियों वाली रिवॉल्वर पहचानी जा सके। अब वो क्या करे? रिवॉल्वरें देवराज चौहान के हाथों में थी। उससे रिवॉल्वरें लेने की कोशिश करना भी खतरे से खाली नहीं था। किस मुंह से रिवॉल्वरें वापस ले? देवराज चौहान कभी भी गोली चला सकता था। उसका प्यारा भाई धर्मवीर राणा मर सकता था, जो कि उसके बांह के समान था। उदयवीर को समझ में नहीं आया कि ऐसे मौके पर वो क्या करे। धर्मवीर राणा की हालत और भी बुरी थी। वो दो तरफ फंसा हुआ था। अगर मुंह खोलता है तो देवराज चौहान उसके साथ साथ उदयवीर को भी मार देगा। नहीं मुंह खोलता तो असली रिवॉल्वर की गोली उसकी जान ले सकती है। क्या मालूम देवराज चौहान किस रिवॉल्वर से उस पर गोली चलाता है। वो समझ चुका था कि उदयवीर के वश में भी नहीं रहा मामले को संभालना। चेहरे पर भय के भाव लिए धर्मवीर राणा घुटनों के बल बैठा और कांपते हाथ जोड़कर सूखे होंठों पर जीभ फेरता हुआ थरथराते स्वर में कह उठा, भगवान के लिए देवराज चौहान, मुझे मत मारो। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। तुम तुम खुद ही सोचो कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम देवराज चौहान हो तो क्या मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत कर सकता था? तुम खतरनाक शिकारी हो और तुम्हारे मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। सारी उम्र तुम्हारे पांव धो धोकर पीऊंगा। जो भी हो, धर्मवीर राणा को पूरा विश्वास था कि बिगड़े मामले को उदयवीर संभाल लेगा। कर्ण सिंह और लाला के पास भरी रिवॉल्वरें थी। उदयवीर का एक इशारा देवराज चौहान के शरीर को छलनी छलनी कर देगा। देवराज चौहान के चेहरे पर वैशी भाव नाच रहे थे। तभी उदयवीर राणा ने फौरन कदम बढ़ाया और देवराज चौहान के पास आकर बोला, मेरी एक बात मानोगे? देवराज चौहान की मौन भरी निगाह उदयवीर राणा के चेहरे पर टिकी। इसे मारने का मौका मुझे दो, उदयवीर राणा ने धड़कते दिल से कहा। उदयवीर हर हाल में अपने भाई की जिंदगी बचाना चाहता था। मेरा निशाना बुरा नहीं है। देवराज चौहान का मौत से भरा स्वर सर था। यह बात नहीं है। उदयवीर राणा सूखे होंठों पर जीभ फेर कर मुस्कुराया। इस कमीने ने कई बार मेरे कामों को भी खराब किया है। मैं इसे गोली मार दूं तो अगले ही पल वही हुआ जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। देवराज चौहान के दाएं हाथ पे थमे रिवॉल्वर से कान फाड़ देने वाला तेज धमाका हुआ और घुटनों के बल बैठे धर्मवीर ने तीव्र चीख के साथ फौरन छाती पर हाथ रखा और उछलकर पीछे गिरता चला गया। कुछ देर तड़पने के बाद शांत पड़ गया। उदयवीर राणा को अपने पांव के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। उसकी पत्थर हो चुकी निगाह औंधे औंधे पड़े अपने भाई पर जा टिकी। होंठ भींचे देवराज चौहान की निगाह भी धर्मवीर राणा पर थी। कर्ण सिंह और लाला की निगाहें मिली। कई पलों तक वहां अजीब सा सन्नाटा व्याप्त रहा। देवराज चौहान ने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर टेबल पर रखी, जिसकी आवाज से वहां की खामोशी टूटी। फिर देवराज चौहान धर्मवीर राणा की तरफ बढ़ा। उदयवीर राणा बुत की तरह खड़ा था। चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। स्थिर आंखें अपने भाई के शरीर पर टिकी थी। कदम जड़ हो चुके थे। उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। कर्ण सिंह और लाला किसी इशारे के इंतजार में बार बार उदयवीर पर निगाह मार रहे थे, परंतु उदयवीर राणा ने उन दोनों की तरफ देखने का जरा भी चेष्टा नहीं की। देवराज चौहान पास पहुंचकर छिटका, नीचे झुका और औंधे पड़े धर्मवीर राणा के शरीर को सीधा किया। धर्मवीर राणा की छाती खून से लाल हुई पड़ी थी। चेहरे पर पीड़ा के भाव नजर आ रहे थे। उसका एक हाथ अभी भी छाती पर था। शायद वहीं गोली लगी थी।
उसकी अधखुली आंखें देखने पर जैसे कुछ डर सा लग रहा था। देवराज चौहान ने उसके शरीर को टटोला, चेक किया। सांसें खत्म थी, वो मर चुका था। फिर भी कई पल देवराज चौहान उस पर झुका रहा। उसके बाद वो सीधा हुआ और सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर अब भी कठोरता नाच रही थी। मर गया? उदयवीर राणा के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। इसकी लाश को यहां से हटा दो। उदयवीर राणा ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर धड़कते दिल के साथ कर्ण सिंह और लाला को देखा तो वो दोनों फौरन धर्मवीर राणा के मृत शरीर की तरफ बढ़ गए और देखते ही देखते धर्मवीर राणा के शरीर को उठाकर बाहर ले चले। जहां उसका शरीर पड़ा था वो जगह खून से सनी पड़ी थी।